Good evening, dear students, my dear friends, and my seniors. Let's start our series. आज का टॉपिक हमारा है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। यही टाइटल है जिसके अंडर में आपको यूपीएससी का तैयारी करना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इतना अच्छा टॉपिक है कि आप देखेंगे कि जो टॉपिक्स आप बहुत समय लगा करके तैयार करते हैं और उसके बावजूद आप एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं चीज़ों को, और जितनी आपने मेहनत की है उसका आपको प्रतिफल नहीं मिलता, मतलब उतना फ्रूट आपको नहीं मिल रहा है। और जबकि अगर आप ये वाला जो सेक्शन है एनवायरनमेंट का, इसको प्रॉपर तरीके से अगर तैयार करें, जो बहुत ही आसान है और किसी भी स्ट्रीम वालों के लिए बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ जो बायो स्ट्रीम से हैं या फिर जो आपके ज्योग्राफी पार्ट्स हैं, क्योंकि दोनों में ये ओवरलैपिंग करता है। कहीं कहीं तो आप इनको पहचान भी नहीं पाते कि ये आपका बायो से आया है कि ये आपका ज्योग्राफी से आया है, तो ये कुछ ओवरलैप कर जाते हैं इन विषयों के साथ। लेकिन आपको ध्यान देना है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं तकरीबन हर साल 10 से 15 के बीच में वेरी कर रहा है। अभी भी 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आए हैं इससे, और 2019 में, और बाकी चीज़ों में भी, चाहे वो आपका आरआरबी है, मतलब जैसे रेलवे हो गया, आपका एसएससी हो गया, या और जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, जहाँ पर भी आपका जनरल अवेयरनेस की बात होती है, जहाँ पर भी आपसे जीके पूछा जाता है, तो वहाँ सभी प्लेसेस पर, यहाँ तक कि सीटेट, जो बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों में आज की डेट में करेज है सीटेट पास करने का, या अपने स्टेट लेवल का जो टेट पास करते हैं, तो उसमें भी ये बहुत बहुत सपोर्ट करता है। तो ये बहुत अच्छा विषय है। कोशिश मैंने की है कि एनसीईआरटी लेवल से लेकर और यूपीएससी तक का जो पूरा सफ़र है, मैंने कोशिश की है। ये 9 वीडियोस की एक सीरीज़ है जिसमें आपको तकरीबन सभी तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको पेश कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। कोशिश की है बिल्कुल रूट लेवल से स्टार्ट किया है, और कोशिश की है आपको हायर लेवल तक इसमें बताया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको जो मेन फोकस रखना है, स्पेशली जो यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, वो ध्यान दें कि इसके अंदर वो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर विशेष ध्यान दें। जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, और जैसे थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है उस सेक्शन पर, जो वेटलैंड्स हैं, फ्लोरा एंड फोना है, कोरल रीफ्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, और जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, जैसे एनजीटी हो गया, पीसीपीबी हो गया, सीपी हो गया, तो ये जो कुछ भी है, तो ये सारे पोर्शन अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो कोर्स है वो कम पार्ट पढ़ने के बावजूद भी आपको अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया है, आप इसको एंड तक देखें, क्योंकि मैंने देखा कि जो देखा जा रहा है, ये 15 या 20 मिनट तक आप 30 मिनट की वीडियो को देख रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ कीजिए कि हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो तैयार किया, और वास्तव में आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए या 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आ गए, मतलब एग्जामिनेशन में आ गए, तो फिर आपका वीडियो देखने का वो 20 मिनट भी आपका ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सारे ही क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, हर तरह के क्वेश्चंस कवर किए गए, इजी टू इजी और मॉडरेट, हार्ड, सभी लेवल के क्वेश्चंस, या जितने भी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन, सभी ट्रिक्स इसमें शामिल हैं। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको देते हैं एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। लेट्स स्टार्ट। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण को अगर आप संधि विच्छेद करें तो उसे क्या कहते हैं? परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण से क्या मतलब हुआ? अर्थात ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ का वो एरिया, वो क्षेत्र ही आपका क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरी जो सराउंडिंग्स हैं वो सब मिलाकर के क्या होगा? मेरा अपना एक एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ हम किसी भी जीव के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है इसके बाद आपका, इसी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा है, द सर्कमस्टेंसेज, ऑब्जेक्ट और कंडीशंस बाय विच
वन इज सराउंडेड इज नोन एज एनवायरनमेंट। तो बेसिकली जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि आपका चलन हो गया, आप इंग्लिश में देखना पसंद करते हैं और सुनना हिंदी में। मतलब ये कमाल की बात है कि हमारा जो मेरा जो खुद का ऑब्जर्वेशन है, लोगों के जो व्यूज़ आ रहे हैं वो यही है कि इंग्लिश में वो चाहते हैं कि लिखा हो और उनको समझ आता है हिंदी में। चलिए कोई बात नहीं, हम आप ही की तरह से अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं। द सर्कमस्टेंसेज, ऑब्जेक्ट और कंडीशंस बाय विच वन इज सराउंडेड इज नॉन एज एनवायरनमेंट। ठीक है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। जो किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ का क्षेत्र होता है, जो उससे सराउंडेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। या दूसरे अर्थों में आप कह सकते हैं द कॉम्प्लेक्स ऑफ द फिजिकल केमिकल फैक्टर्स सच एज द क्लाइमेट, सॉइल एंड द लिविंग थिंग्स दैट एक्ट अपॉन एन ऑर्गेनिज्म और एन इकोलॉजिकल community and ultimately determine its form and survival is known as its environment। क्लियर हो गया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बात समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इकोसिस्टम। एक्चुअली ये सारे पार्ट आपको कम से कम पता होने चाहिए। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है ऑल द प्लांट्स, मतलब जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन पर्टिकुलर एरिया कंसिडर टुगेदर विद देयर सराउंडिंग। ठीक है, एक आसान शब्दों में इन्होंने कहा। इसी को आप और बड़ी बड़ी डेफिनेशन से समझ सकते हैं, लेकिन सरल शब्दों में बात को समझ में आना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप किसी भी लेवल तक उसको लिख सकते हैं फिर। ठीक है, मान लीजिए कि आप इकोसिस्टम की बात करें, आप एक तालाब की बात कर लेते हैं, एक पॉन्ड है, तो उस पॉन्ड में रहने वाले जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे मिलकर उसके आसपास की जो विंड है, जो आपका सॉइल है, जो आपका वाटर बॉडी है, जितने भी ऑर्गेनिज्म वहाँ रहते हैं, उन सब से मिलकर जो एनवायरनमेंट बन रहा है, जो सिस्टम बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, पॉन्ड का हो सकता है, ओशन का हो सकता है, डिज़र्ट का हो सकता है, तो अलग अलग आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे, आप स्टडी करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। नाम से ही पता लग जाता है जैव विविधता का मतलब जहाँ पर जो जीव जंतु यानी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें क्या मिलता है? उनमें भिन्नताएं मिलती हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कैसे किया इन्होंने? द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच टुगेदर मेक अ गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। बहुत सरल शब्दों में इन्होंने कहा कि भाई जो भी आपके एनिमल हैं या प्लांट्स हैं, साथ साथ रहते हैं और रहते हुए अपना एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाकर रखते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ये एक बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हो गई। लेकिन और अच्छे शब्दों में से समझने के लिए मैंने नीचे वाली डेफिनेशन इसमें इंक्लूड की है, जो क्या कहती है आपको? इन शॉर्ट, संक्षेप में, जो बायोडाइवर्सिटी है इज़ द वैरायटी है ये, एंड वेरिएबिलिटी, वो कैसे बदलता है, कैसे भिन्नता आती है, ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ वेरिएशन एट जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम लेवल। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक एरिया देखते हैं, उस एरिया के अंदर आप अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फोना देखते हैं, तो ये क्या है? ये विविधता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में रिच कौन है? आपने सुना होगा वेस्टर्न घाट के बारे में, और चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, लेकिन वो बाद के वीडियोस में। अभी हम जरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट ले रहे हैं। अगला है आपका इन आवर एनवायरनमेंट ब्रॉडली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, दो तरह के सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं। अगर हम सारे सब्सटेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो आप दो बड़ी कैटेगरी में उन्हें डाल सकते हैं। पहला, बायोडिग्रेडेबल। क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो धीरे धीरे, जिनको जो ऑर्गेनिज्म है कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपलर बॉडीज़ में क्या कर दिया जाता है? डिकम्पोज किया जा सके। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? सब्सटेंसेस विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड अदर सेप्रोफाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल एट्सेट्रा। तो ये सब किस में आते हैं? बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, यानी जो आसानी से अपने सरल पार्ट्स में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है,
तो उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और दूसरा आता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या मतलब है? जब नॉन वर्ड लग गया तो आप खुद ही समझ सकते हैं नॉन का मतलब जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द सेप्रोफाइट्स, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, मेटल। ऐसी चीज़ें जिन्हें ब्रोक डाउन नहीं किया जा सकता, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं बदला जा सकता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा हमारे पास दो तरह की डस्टबिन होती हैं, एक ग्रीन कलर की डस्टबिन होती है और एक आपकी ब्लू कलर की डस्टबिन होती है। तो ये दो कलर की डस्टबिन क्यों रखी जाती है? इसलिए जिससे कि दोनों तरह के सब्सटेंसेस को, जो वेस्ट हैं उन्हें अलग तरीके से रखा जा सके, और जो रिसाइकलेबल है चीज़ें उनको रिसाइकिल किया जा सके। ठीक है, और जो बायोडिग्रेडेबल है उनको आराम से डंप करके उनको वापस एक नेचुरल स्टेज में लाया जा सके। इसीलिए आपको दो तरह के डस्टबिन दिए जाते हैं। आप पहचान करें कि जो बायोडिग्रेडेबल हैं उन्हें ग्रीन में डालें, और जो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनको आप ब्लू डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सो इन शॉर्ट, all biotic and abiotic components and their interaction make the ecosystem. Biotic component means the living organism. कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम को कौन बनाता है? उसे ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं, बायोटिक भी और अबायोटिक भी। ठीक, दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन बायोटिक से मतलब क्या है? बायोटिक से मतलब है वो चीज़ें जो जीवित हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम बायोटिक चीज़ें कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। और नॉन बायोटिक कौन से होते हैं कंपोनेंट्स? मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स सच एज द फिजिकल फैक्टर्स, सॉइल, मिनरल, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल, जस्ट लाइक फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड्स, डिजर्ट और ऑल द नेचुरल इकोसिस्टम। इज इट क्लियर? क्या सबको क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका। अब बात ये आती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो उन्हें कैटेगराइज करने का तरीका क्या होता है कि भाई एक तो अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, आपने सुना होगा। उन्हें प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, यानी जो उत्पादन कर पा रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि हर टॉपिक को मैंने टाइम दिया है, तो उसे अपने सुटेबल प्लेस पर समझाया जाएगा। तो ग्रीन प्लांट हो गया, एल्गे हो गया, और ये सब क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब बात आती है कंज्यूमर्स की। अब कंज्यूमर कौन है? भाई बने बनाए खाने को जो खाता है या इस्तेमाल करता है उसी को तो कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर सरल शब्दों में तो आपको पता ही है, उपभोक्ता। तो कंज्यूमर्स क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉल्ड द कंज्यूमर्स। वो लोग जो प्रोड्यूसर के बनाए हुए खाने को, फूड को इस्तेमाल करते हैं अपने जीने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को भी फिर कैटेगराइज किया जाता है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं। तो ऐसे करके उनको कैटेगराइज किया जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद आते हैं आपके डीकम्पोजर। डीकम्पोजर कौन से होते हैं? वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गई, ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो प्रेजेंट होता है डेड प्लांट में या एनिमल्स में, इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उन्हीं को डीकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। उन्हें डीकम्पोजर्स कहते हैं। जो सैप्रोफाइट्स आपके सब होते हैं, मृतोपजीवी आपने सुना होगा, मरी हुई चीज़ों के ऊपर जीवन यापन करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पॉइंट आपका हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? शाकाहारी। वो जो शाक सब्जी खाते हैं, यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स
एल्स फॉर एग्जाम्पल डियर, रैबिट एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब हार्बीवर्स हो गए। उसके बाद आपके कार्निवर्स होते हैं। कार्निवर्स क्या करते हैं, वो फ्लैश के ऊपर ही जिंदा रहते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक टाइगर, लॉयन एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं, आपको पता होगा, मैंने एक या दो एग्जांपल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद ऑमनीवोर्स आते हैं। ऑमनीवोर्स जैसे हम जैसे लोग यानी ह्यूमन बींग्स जो सभी कुछ खा लेते हैं, वो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। अब ये बात मैं बताऊंगा आपको कि वो वास्तव में जो हमारी रिसर्च है वो क्या बताती है कि मनुष्य वास्तव में शाकाहारी है या मांसाहारी है। ये सब मैं बाद में डिटेल्ड आपको बताऊंगा, उसके पीछे जो भी लॉजिक्स हैं। लेकिन अभी तो हमारा एक शॉर्ट सा पार्ट है। ऑमनीवर्स की बात हुई, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स, दैट इज फ्लैश, एल्स फॉर एग्जाम्पल क्रो, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा। व्हाट डू यू मीन बाय द पैरासाइट? पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स मतलब परजीवी, जो कुछ नहीं करते लेकिन जो कर रहा है, जो जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसी के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हार्म देम फॉर फूड, एल्स फॉर एग्जाम्पल राइस, टेपवर्म एट्सेट्रा। ठीक है, सुना होगा ये तो आपने। फीताकर्मी। सेप्रोफाइट कौन से होते हैं? मृतोपजीवी बता चुका हूँ। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड, जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया। एल्स, अब ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये क्या शो करती है? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये नेचुरल भी हैं। कैसे हैं? ये नेचुरल भी हैं और ह्यूमन मेड भी हैं, मैन मेड। और ये आपके ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे आपके अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गया, कम्युनिटी कैसे डेवलप होती है, और जैसे जैसे कम्युनिटीज़ बढ़ती जाती हैं ऐसे उनके रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं। पर ये बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, तो मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स में आता है। नेचुरल में आप समझ रहे होंगे, जो भी लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे बायोस्फीयर हो गया आपका, और ये आप देख सकते हैं लिथोस्फीयर, और ये आप देख सकते हैं वाटर बॉडी यानी हाइड्रोस्फीयर में आता है। एयर हो गया तो ये आपका एटमॉस्फेयर कहलाता है। ये बिल्डिंग्स हो गई आपकी, ये आपका पार्क्स हो गए, ब्रिजेस, रोड्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं? कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में आते हैं। लेकिन अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। अब बात ये आती है कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। आपको वो एनर्जी रूल तो याद होगा 10% वाला, कि जो सन एनर्जी आती है उसका 1% जो होता है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा? वो इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा? वो इस्तेमाल किया जाता है उसके द्वारा, क्या कहते हैं उसको, प्लांट्स के द्वारा। और वो वही, हाँ, 10% का रूल जो है, 10% का रूल चलता है, यानी जितना हम कंज्यूम करते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में जब पहुंचता है, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचता है, तो वो सिर्फ उसका 10% ही यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले कौन आ गए? प्रोड्यूसर्स आ गए। तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे आता है। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं, जैसे आपकी साग सब्जी वगैरह, उसके ऊपर आपके क्या आ गए? प्राइमरी कंज्यूमर आ गए। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हर्बीवर्स होते हैं, और इन हर्बीवर्स को जो कंज्यूम करेंगे यानी कार्निवर्स, तो वो कार्निवर्स सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे। उसके बाद उन्हें भी जो कंज्यूम कर जाएंगे वो टर्शरी आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी फूड चेन आपने पढ़ी होंगी 10th में। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्रास है जो प्रोड्यूसर्स में है, उसके बाद कुछ और आप मान सकते हैं, जैसे ग्रास ऊपर हो सकता है, एल्स कुछ भी है। अच्छा, ये स्लाइड आपको देख सकते हैं, स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। ये प्लांट हो गया है, प्लांट के बाद ग्रास ऊपर हो जाता है। ग्रास ऊपर मतलब ये आपका क्या हो गया? ये प्राइमरी हो गया। तो ये क्या है? ये प्रोड्यूसर हो गया। और इसे खाने वाला कौन है? इसे खाने वाला है ग्रास ऊपर यानी टिड्डा। और उसके बाद क्या हो जाता है? एक बर्ड आ जाती है, बर्ड इसको भी खा लेती है। तो ये आपकी क्या हो गया? ये कंज्यूमर हो गया इसका। इज इट क्लियर? तो उसके बाद इसे कौन खा रहा है? इस बर्ड को इसने, स्नेक ने कंज्यूम कर लिया। अब स्नेक को किसने कंज्यूम कर लिया? ये आउल ने कंज्यूम कर लिया। तो ये एक चेन है, इसी को हम फूड चेन कहते हैं, और ये 10% के रूल को फॉलो करती है।
यानी जितना एनर्जी पहले से कंज्यूम किया गया उसका 10% नेक्स्ट को ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, चलिए बताएंगे डिटेल में अगर नेक्स्ट वीडियो में होगा तो। अब इसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज। ये सारे मेन पॉइंट हैं इसके। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट एक्चुअली एक लंबे अंतराल में क्लाइमेट में परिवर्तन आता है। कोई भी लैंड एरिया हो, उस एरिया में एक लंबे समय में टेम्परेचर में हो गया या और चीज़ों में जो बदलाव आता है, जैसे विंड हो गया या वटएवर, जो चीज़ें बदल रही हैं उनके कारण क्या होता है, उनके कारण क्लाइमेट में चेंज आता है। और जिससे जो वहाँ रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जिसे आदत नहीं है, हैबिट नहीं है उस एनवायरनमेंट में रहने की, जो बदल गया है, तो वहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को क्या होती है, क्षति होती है, नुकसान होता है और उसके सर्वाइवल पर एक निशान बन जाता है, एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि वो अब बचेगा या नहीं। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए आज की डेट में कोरोना वायरस एक संकट के रूप में सामने है। तो ये चीज़ें बदलती हैं और बहुत सारी जनरेशन्स तबाह हो जाती हैं और ये सब हमेशा से चलता आया है। लेकिन अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कोई और नहीं, हम ही लोग होते हैं। ये मानव ही एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों की फसाद की जड़ भी है और यही सब चीज़ों को ठीक करने वाला भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर क्या है? द क्लाइमेट चेंज इज़ लॉन्ग टर्म अल्ट्रेशन ऑफ टेम्परेचर एंड द टिपिकल वेदर पैटर्न in a place. It is global phenomena of climate transformation which is characterized by the change in usual climate or the planet regarding temperature, wind, rainfall, precipitation, etc. that are specifically caused by the human activities such as the deforestation, industrialization, etc. ये होता है जब हम बहुत इंडस्ट्री लगा दिए हैं तो क्या होगा, वहाँ से वही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में निकलता है, वही हमारे लिए घातक है। अब उससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, जो आपकी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे और ओशन का जो वाटर लेवल है वो इम्प्रूव करे, बहुत सारी बातें हैं। तो अब इतना डिटेल नहीं हमें बताना है अभी। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन से ये होता है कि आपका जब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन को रोक कर नहीं रख पाएंगी और फिर सॉइल इरोजन की कंडीशन आएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन हमारा शुरू करते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट शुरू हो गया, तो उसको देखते हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? Which of the possible consequences of heavy sand mining in the river beds? वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो आपकी हैवी माइनिंग हो रही है रिवर बेड्स में, उससे क्या इम्पैक्ट आता है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं आपसे? डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन वाटर। क्या ये बात होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सैलिनिटी कम क्यों होगी? सैलिनिटी तो बढ़ेगी। भाई रेत क्या करेगा? आप रेत ही तो निकालेंगे उसमें से, रेत यानी सैंड निकालेंगे। तो सैंड निकालेंगे तो अगर आपने पढ़ा हो तो सैंड हो गया, पेबल्स हो गया, इन सब चीज़ों को मिलाकर हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि जब हम ऊपर से पानी डालें, गंदा पानी है तो वो गंदा पानी जब निथर कर नीचे आता है तो वो साफ़ पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस है जिससे कि पानी साफ़ होता है। और हमारी जो ज़मीन बनी हुई है वो अलग अलग लेयर्स जो आप देखते हैं, वो लेयर्स ऐसी हैं कि जो आपका रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल होने के बाद क्या होता है, वो रेनफॉल जब उन परतों से होकर गुजरता है तो वो अपने आप क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, यानी गंदगी ऊपर छूटती चली जाती है। तो अब आप ये समझिए, या इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपको चाय छाननी है और चाय छानने के लिए आप जब जो चाय छानने वाला आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसकी छन्नी जो है वही जल जाए या फिर वो जल जाए कह रहा हूँ, वो फट जाए, तो क्या होगा? चाय छनेगी थोड़ी। चाय की जो पत्तियाँ ऊपर रुकनी चाहिए थी वो रुकने की बजाय चाय में शामिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने वो तो हटा दी ना, आपने छन्नी हटा दी है। तो अगर आप वो रेत ही हटा देंगे तो वो छानेगा क्या? गेटिंग में पॉइंट? तो वो सब चीज़ें नीचे पहुंच जाएंगी। तो सैलिनिटी कम नहीं, बढ़नी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। बिल्कुल पोल्यूशन बढ़ेगा। जब कोई चीज़ छनकर नीचे जाएगी तो पोल्यूशन बढ़ना चाहिए।
उसके बाद आता है आपका लोवरिंग ऑफ वाटर लेवल। बिल्कुल, जब दो चीज़ नहीं है तो तीसरी होगी वैसे तो, क्योंकि और कोई ऑप्शन बनता भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें? पॉल्यूशन ऑफ, नहीं, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर को मुझे काटना नहीं चाहिए था, ये तो बात सही थी ना। तो पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर होगा और लोवरिंग ऑफ वाटर लेवल जो है ये भी ठीक होगा। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन सही हो जाएंगे, तो 2 और 3 हो जाएगा इसका। ये हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? अगला क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पोर्शन है आपका, अ हाई ऑर्गेनिक मैटर ड्रास्टिकली, ए हाई ऑर्गेनिक मैटर ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बिल्कुल गलत। ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो होगा ऐसा, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो ये वाली बात गलत है, पहला पार्ट गलत हो जाएगा। और फर्स्ट पार्ट अगर गलत हो गया तो अगर हम थोड़ा भी कॉमन सेंस रखते हैं तो तीनों पार्ट गलत हो जाते हैं। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट अपने आप हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, यानी थर्ड ओनली। लेकिन फिर भी सेकंड पढ़ लेते हैं। सॉइल डज नॉट प्ले रोल इन द सल्फर साइकिल। सॉइल जो होती है वो कोई रोल प्ले नहीं करती है सल्फर साइकिल में। कौन कह रहा है ये बात? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जैसे कोल देखते हैं, कोल जानते हैं, जो बेल्ट है आपकी, जो खदान से आप कोल निकालते हैं, क्या आपने नहीं पढ़ा सल्फर साइकिल के बारे में कि अर्थ का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें? तो ये बात बिल्कुल उल्टी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड गलत हो जाएगा, थर्ड होना ही होना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द पार्टनरशिप ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, द पार्टनरशिप ऑफ फॉर एक्शन ग्रीन इकोनॉमी यानी पेज, a UN mechanism to assist countries transition towards the greener and more inclusive economics emerged at। चलिए बताइए कौन सा होगा? The Earth Summit on the Sustainable Development 2002 Johannesburg, the United Nations Conference on the Sustainable Development 2012 Rio de Janeiro, and the United Nations Framework Convention on the Climate Change 2015, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016। बिल्कुल, ये सिर्फ रियो डी जेनेरो वाला जो है ये बिल्कुल ठीक है, 2012 में होता है, जिसके बेसिस पर ये बना था, डेवलप हुआ था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एशियाटिक लॉयन इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि गिर के बारे में आपने पढ़ा होगा। गिर याद है आपको, कहाँ है? गुजरात में है, और यहीं पर आपके एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात। अब आता है, डबल हम्प्ड कैमल इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया, इज़ फाउंड इन इंडिया। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कैसे हो जाएगा? इंडिया में भी पाया जाता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि नेचुरली फाउंड इन इंडिया, लेकिन ये इंडिया में नेचुरली नहीं फाउंड होता है। ये कहाँ पर होता है? ये आपको होता है सेंट्रल एशिया की तरफ। जैसे आपका हो गया मंगोलिया, जो डेजर्ट एरिया है आपका, कोल्ड डेजर्ट एरिया, जिसमें कि आपका मंगोलिया आ जाता है, कजाकिस्तान आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान तक भी ये है, गोबी डेजर्ट में पाया जाता है नेचुरली। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है, वन हॉर्न रिनोसर्स इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये नेपाल में भी होता है। कहाँ पर होता है? नेपाल में भी पाया जाता है, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। एशियाटिक लॉयन जो है वो नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये तो चल जाएगा, तो यानी फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? पूरा नहीं लिखा हुआ है, कंट्रोल बोर्ड है, CPCB है ये। ठीक है, तो अब सोचते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, द NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है, एक एक्ट के द्वारा ये एस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद आता है आपका, एंड CPCB हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बिल्कुल गलत बात है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं, वो भी आपका सेम चीज़ है, मतलब वो भी एस्टेब्लिश हुआ है, एक स्टेचुटरी आपका वो है, बॉडी है। तो ये बात आपकी गलत हो गई, फर्स्ट तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड आ गया आपका,
NGT provides the environmental justice and helps reducing the burden of litigation in the high courts, whereas the CPCB promotes the cleanliness of streams and wells aim to improve the quality of air in the country। ये बात बिल्कुल सही है। NGT के बनने से बहुत सारे जो केसेस हैं वो उनका जो बर्डन है वो कोर्ट से हटकर NGT के पास चला गया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड पोर्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट पोर्शन गलत हो जाता है, यानी बी पार्ट आपका आना चाहिए। बी पार्ट लिखा हुआ है, चलिए लिखने में मिस्टेक हो गई है। बी पार्ट का मतलब फिर ये 2 ओनली हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, इनमें से आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? नैनीताल उत्तराखंड में है, कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश में है, कोडाई कैनाल आपकी, ये तो ठीक है, लेकिन कौन सी आपकी कौन सी पूछी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। अच्छा, आर्टिफिशियल लेक इसमें से कौन सी है? कोडाई कैनाल है, तो कोडाई कैनाल आपका सही हो जाएगा, ठीक है आंसर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस occupied by an organism, also its functional role in the community of organism। अब इन्होंने पूछा है हैबिटेट, इकोटोन, इकोलॉजिकल नीचे एंड होम रेंज। तो इनमें से आपको आंसर करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हैबिटेट तो आपको सबको पता ही है, आवास होता है, और इकोटोन जो होता है वो संक्रमणीय क्षेत्र होता है, यानी ट्रांजिशनल एरिया होता है, यानी दो ऑर्गेनिज्म के रहने का एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर दोनों की जो फीचर्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और इन्होंने पूछा है, लेकिन आपसे क्या पूछा है इन्होंने, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके जो फंक्शनल रोल हैं कम्युनिटी में, अच्छा इसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं आपका इकोलॉजिकल नीचे। क्योंकि इकोलॉजिकल नीचे में क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रहा है, तो वो सर्वाइव जो कर रहा है वो किस क्रम पर आता है, यानी कि मतलब वो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो ये इस तरह से क्रमता होती है। क्या कहते हैं इसको, एक क्रम होता है, इकोलॉजिकल क्रम। तो इसको बोलते हैं आपका इकोलॉजिकल नीचे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट द वाटर लॉस। अब ये बताइए कि ये इनमें से कौन सा सही होने वाला है। आपको याद होगा डेजर्ट एरिया में क्या होता है, डेजर्ट एरिया में होता है जैसे कि आपका ब्रायोफाइलम हो गया या कैक्टस हो गया। कैक्टस तो बहुत ही मतलब देखने को मिलता है। तो कैक्टस की लीव्स याद कीजिए कैसी होती हैं। कैक्टस की लीव्स आपने देखी होंगी कि पूरा वैक्सी सी बॉडी होती है और एक ऊपर कांटे निकले रहते हैं, तो इस तरह का शेप होता है एक कैक्टस का। तो वो क्या करेंगे, जो वाटर लॉस जिससे कि कम होता है। तो एक तो आपका हो गया टाइनी लीव्स, बिल्कुल सही है। टाइनी लीव्स होना क्यों ज़रूरी है, देखिए आप समझिए। पहली बात, उन्हें पानी नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है अगर वो भी आपका क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल गया, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो आप अगर स्टडी करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से, तो इनमें क्या होता है इन प्लांट्स में कि ये इनकी जो जड़ होती है वो बहुत गहरी होती है, बहुत नीचे तक जाती है, और वो पानी बहुत नीचे से भी खींच लेती है, ठीक है। और सर्वाइवल के लिए इन्हें ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता पानी, क्योंकि जो आपकी लीव्स होती हैं तो वो वैक्सी सी होती हैं, और स्टोमेटा जब वो छोटा है तो वो कम ही प्लेस पर होगा, तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में वो आपका ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, उन्होंने कहा हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होती हैं, बिल्कुल हमने देखा है ऐसी होती हैं। अच्छा, थॉर्न होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लीव्स की बजाय क्या होते हैं, वहाँ कांटे होते हैं। तो तीनों बात सही कह रहे हैं, तो ये 1 2 3 के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसके साथ ये क्वेश्चन सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग में क्या कह रहे हैं कि द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, decay of the organic matter, volcanic action, which of the above add carbon dioxide to the carbon cycle on earth। कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऐड ऑन करती है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन देती है कार्बन साइकिल को। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहा है उन्होंने फोटोसिंथेसिस। सर पहला ही गलत है, क्यों गलत है पहला? आपको याद आ रही होगी इक्वेशन, आपको याद है कि कैसे होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि आपके पास क्या होता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन किससे करती है, वाटर होता है। याद करिए फोटोसिंथेसिस के लिए
जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो क्या है, वो एक तो सनलाइट है सनलाइट, सॉरी सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, साथ में वाटर चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो बनता क्या है फाइनली, याद करिए बनता क्या है। बनता है यहाँ पर बनता है एक तो C6H12O6 बनता है, जिसे आप ग्लूकोज कहते हैं, और प्लस में मिलती हैं आपकी ऑक्सीजन। क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो ये ऐड ऑन क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस ऐड ऑन कर रही है ऑक्सीजन, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो कंज्यूम कर रही है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब पहला ही पोर्शन गलत है, फर्स्ट ही गलत है। तो आप देख लीजिए विच ऑफ द अबाव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ठीक है। तो बाकी ही करेंगी, यानी 2, 3, 4 क्या करेंगी, ये ऐड करेंगी, ठीक है। एक बार फिर भी देख लेते हैं। रेस्पिरेशन हाँ करती है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डीके ऑफ हाँ बिल्कुल करता है, और वल्केनिक एक्शंस बिल्कुल करता है। तो आप किसके साथ जाएंगे, 2, 3, 4 के साथ। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, अरे वाह ख़त्म हो गया। तो मैं फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट मोड में आ गया हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। इट्स योर channel. Please support it. Thanks for watching this video and have a good day.